दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हमारी जीके की सीरीज चल रही थी, GS निधि सीरीज, उसी क्रम में आज हमने एक अलग से टॉपिक लिया है, मौलिक अधिकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है यह, जो कि हर एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। SSC GD हो, चाहे UP पुलिस हो, चाहे कोई सा एग्जाम हो, उसमें मौलिक अधिकार से आपसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो मौलिक अधिकारों का यह रामबाण वीडियो है, गारंटी है मेरी, आप पूरा वीडियो एक बार देख तो लें, इसके बाद आपको कभी मौलिक अधिकार जहाँ तक है पढ़ना नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है। तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? अमेरिका के संविधान से। यदि हम अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका से और क्या क्या लिया है भारतीय संविधान में? तो अमेरिका से भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली गई है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग भी कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की विधि भी अमेरिका से ली गई और वित्तीय आपात का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार तो ग्रहण किए ही हैं, साथ में प्रस्तावना, महाभियोग, वित्तीय आपातकाल और उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीज़ें भी हमने अमेरिका से ग्रहण की हैं। अब हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। जैसे हमारी कोई किताब बुक रहती है, उसमें एक पार्ट रहता है, फिर उसमें पेज नंबर डाला रहता है कि इतने पेज से, सपोज करो टाइम एंड वर्क की हमारी मैथमेटिक्स की बुक है, टाइम एंड वर्क हमारा 20 नंबर का चैप्टर है, उसमें लिखा है कि यह टाइम एंड वर्क आपको मिलेगा 1 से 6 तक। इसी प्रकार भारतीय संविधान की बुक है, तो उसमें भाग 3 में, पाठ मान लो इसे, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। अनुच्छेद 368 जो कि यह वर्णन करता है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। बाकी वो ऐसा संशोधन होना चाहिए जिससे कि हमारा संविधान कमजोर ना हो और उच्च हो और मजबूत हो। और यह संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। एवं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में किसका वर्णन है? राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। और आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आपातकाल संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? 352 है, 356 है और 360 है। यह तीनों आर्टिकल आपातकाल से संबंधित हैं। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसे छोड़कर अन्य में संशोधन हो सकता है। इस अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, और सारे जो अधिकार हैं वो स्थगित हो जाते हैं। लेकिन यह जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला अधिकार स्थगित नहीं होता है। मूल संविधान में यदि हम बात कर लें तो पहले से ही मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसमें बहुत डाउट रहता है कि मौलिक कर्तव्य थे कि मौलिक अधिकार थे। तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उन्हें जोड़ा गया है, लेकिन मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। और कितने थे मूल संविधान में? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन एक हमारा संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन, और कब होता है? तो 1978, 1978 में होता है। इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको अनुच्छेद 31 एवं 19 से, इन 2 आर्टिकल में संपत्ति के आधार के बारे में वर्णन था। इनको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के आर्टिकल 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है। क्योंकि जब हम संपत्ति कितनी भी रख सकते थे इल्लीगल तरीके से भी, क्योंकि हमारा अधिकार था, लेकिन यह गलत हो रहा था, इस अधिकार का हनन हो रहा था। इस प्रकार उन्होंने इसमें संशोधन किया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया। नेक्स्ट हम बात कर लें तो 1931 में कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसकी अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन की। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। अब मूल अधिकारों के बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन से अधिकार हैं, फिर इसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको मदद मिलना तय है। तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 हम पूरा डिटेल में जानेंगे। इसके बाद आपको और मौलिक अधिकार देखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 14 से 18 यह वर्णन करता है समानता के अधिकार का। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 14 और 18 को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये सम संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? सम। तो इससे आप ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं कि सम से बना समानता। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 तक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा है। जैसे कि 19, 20, 21, 22 इसमें एक ही बात के बारे में चर्चा है कि स्वतंत्रता का अधिकार। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है 19, 20, 21 और 22 से 4 आर्टिकल किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कितने आर्टिकल हैं? 4, 5, 3 ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली एग्जाम में। तो 4 अधिकार हैं। इस प्रकार एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। आप 1947 को यदि याद करें तो 1947 में हमारा देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। तो 19 का इसमें आप रफली याद कर सकते हैं कि 47 इसमें हटा दें, एक बार भूल जाएं 19, तो 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार और हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से 24 तक वर्णन शोषण के विरुद्ध अधिकार का है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन है आपका 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। यहाँ तक हमने जाना कि कितने मौलिक अधिकार हैं और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में वर्णन है। अब हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं एक एक आर्टिकल को लेकर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समानता के अधिकार की। तो समानता का अधिकार आर्टिकल कितने में है? तो समानता का अधिकार आपको मैंने बताया कि 14 से 18 तक किस आर्टिकल की बात है? तो समानता के अधिकार की बात है। आर्टिकल 14 में क्या है? तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, विधि मतलब क्या होता है? विधि मतलब होता है कानून। कानून के सामने सभी समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, कितना बड़ा आदमी हो, कितना गरीब आदमी हो, सभी। यदि आपने कोई गलती की है उसकी सजा का प्रावधान जो राष्ट्रपति के लिए है वह आम नागरिक के भी लिए है। तो कानून के समक्ष सभी समान है। तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 में किसका वर्णन है? आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सभी समान है। आप जैसे हिंदू मुस्लिम हैं, इसमें भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग समान हैं। जाति के आधार पर नहीं होगा, आप यादव हो, आप ठाकुर हो, आप ब्राह्मण हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग, आप महिला हो, पुरुष हो, इसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान, जैसे जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति है, कोई मध्य प्रदेश का है, तो समान व्यवहार होगा। ऐसा नहीं कि आप जम्मू कश्मीर के हो तो आपके इस सुविधा से वंचित किया जाएगा, आप मध्य प्रदेश को तो आपको ये सुविधा दी जाएगी। इन सब चीज़ों में आप समान रहोगे। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में समान अवसर। जितनी भी नौकरियां जितने भी पदों की वैकेंसियां जो कुछ भी निकलेगा सबको समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 कई बार पूछा गया है, वेरी IMP है, यह बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अप्रस्था का अंतर, अप्रस्था मतलब होता है छुआछूत, एक दूसरे से हम घृणा करते हैं, छोटी जात का है, ऊंच नीच, यह छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 18 की यदि हम बात कर लें तो आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। नोट, आर्टिकल 18 से संबंधित और जानकारी आपके लिए जो जानने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है, ध्यान लेते हैं। तो सेना तथा विद्या में छूट, उपाधियों का तो अंत है लेकिन सेना में आप उपाधि दे सकते हैं, जैसे मेजर है, कर्नल है, इस प्रकार की उपाधि सेना में छूट है।
विद्या, विद्या मतलब शिक्षा, शिक्षा में भी छूट है। यदि किसी ने पीएचडी की है तो उसे डॉक्टर की उपाधि मिलेगी, क्योंकि वो तो डिग्री कर लेता है, उस व्यक्ति को डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। तो सेना और विद्या में छूट दी गई है। किसी अन्य देश से यदि आप उपाधि ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे अमेरिका में आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि वहाँ के राष्ट्रपति प्रसन्न होकर आपको तो सर की उपाधि दे रहे हैं, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको यदि वह उपाधि लेनी है तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, तब आप वह उपाधि ग्रहण कर पाएंगे। नेक्स्ट, और जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं भारत में, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और सेना द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं वीरता के क्षेत्र में, पद्म वीर चक्र है, वीर चक्र है, महावीर चक्र है, आदि पुरस्कार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात कर लें तो आर्टिकल है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 तक किस अधिकार की चर्चा है? तो वो है स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा। एक एक आर्टिकल के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। यदि हम आर्टिकल 19 की बात कर लें तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। मूल संविधान में यह स्वतंत्रता 7 तरह की थी। मूल संविधान में आर्टिकल 19 के अंतर्गत 7 तरह की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6 की है। यह एक स्वतंत्रता कहाँ चली गई? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल अनुच्छेद 19F, जिसमें संपत्ति का अधिकार आता था, उसे हटा दिया गया है। अब 7 में से एक हटा दी गई तो 6 बची। पहला 19A, इस प्रकार जैसे 19 है, 19 चैप्टर जैसे हम कोई डेफिनेशन डाल दें तो 19 का A, B, इस प्रकार की इसमें 6 स्वतंत्रता है। 19(1) में है बोलने की स्वतंत्रता। आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपना व्यक्तित्व रख सकते हैं। ऐसा नहीं आप किसी को गाली दें, तो गाली देंगे तो दूसरे का अधिकार हनन होगा। ऐसा ना हो, दूसरे के मौलिक अधिकार की कोई हानि ना हो, ऐसा आपको सही तरीके से बोल सकते हैं आप, दूसरे के अधिकार की हानि पहुंचाए बिना। दूसरा है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित और सभा करने की स्वतंत्रता है। आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, ऐसा नहीं हल्ला कर रहे हो, किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो, ऐसा नहीं। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब घूम सकते हो। 4 में है 19(4) में 4 में चारों ओर की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। और यदि हम 5 की बात कर लें ई में, तो देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की निवास कर सकते हो आप। आपका मन है, पहले तो जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे, लेकिन जब से 2019 से उसमें संशोधन किया गया आर्टिकल में 371 के तहत, तो हम वहाँ भी अब रह सकते हैं। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, आप अपने हिसाब से कोई भी धंधा खोल सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात कर लें तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन है वह भी आर्टिकल 19A के तहत ही आता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 यह हमारे सारे स्वतंत्रता के अधिकार चल रहे हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण हमें आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है? तो इसके अंतर्गत हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की है और आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की। क्या क्या है? जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। जैसे मैंने कोई मर्डर कर दिया या मैंने कोई चोरी कर दी, कुछ गलत काम कर दिया, उसके तहत मुझे सजा एक बार ही मिलेगी। ऐसा नहीं मेरी सजा जज ने दी 20 साल है, उसके बाद 40 साल और रहो, इसकी सजा तुम्हें और मिलेगी, 20 साल और बढ़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जिसकी सजा जो है वह एक बार ही मिलेगी, एक अपराध की सजा। अपराध करने के समय जो कानून है उसके समय ही सजा मिलेगी। जैसे आज फांसी की सजा के लिए कानून यह है कि आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद और तंगड़ा कानून बन गया कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, उसकी तो पूरी संपत्ति हड़प ली जाएगी या उसको जेल में सड़ना पड़ेगा। तो लेकिन उस समय जिसने वो अपराध किया है उस समय जो कानून है उसके तहत ही उसको दंड मिलेगा। ये नहीं कि पीछे कुछ और था कानून, आगे कुछ होगा, उसके तहत नहीं, जो उस समय है रिसेंटली। जैसे आज कोई अपराध करता है, वह 13 जनवरी कोई अपराध करता है, तो आज जो कानून है उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी। स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप अपने विरुद्ध न्यायालय में आपको ऐसा डराया धमका नहीं जाएगा कि आप अपने विरुद्ध ही गवाही दें। ये 3 अधिकार अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रदान करते हैं।
आर्टिकल 21 की बात कर लें तो आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है, जो कि आपातकाल के दौरान भी इसे निलंबित नहीं किया जाता है। आर्टिकल 21A की यदि हम बात कर लें तो आर्टिकल 21A में क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। और यह आर्टिकल मूल संविधान में नहीं था, जैसे कोई 21 है, इस प्रकार के आर्टिकल आपको मिले तो ये जोड़े गए हैं। कब जोड़ा गया, तो ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण हमें प्रदान किया गया है। कुछ दशा में गिरफ्तारी और इसमें भी आर्टिकल 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसा कि हमने पढ़ा आर्टिकल 20 में भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की। आर्टिकल 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। यदि आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसने पूछा कि मेरी गिरफ्तारी का कारण क्या है सर, ये तो बताओ, तो गिरफ्तारी का आपको बाकायदा कारण बताना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर, जैसे आपने किसी को गिरफ्तार किया और यहाँ से जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण थाना है, उससे दूर आपको ले जाना है, उसको वहाँ पर न्यायालय है वहाँ पर ले जाना है, तो उसकी दूरी यदि 100 किलोमीटर है, उसमें बहुत टाइम लग गया, तो वो आने जाने का समय छोड़कर आपको दंडाधिकारी मतलब जज के सामने पेश करना होगा अपराधी को। अपने पसंदीदा वकील से सलाह लेने का अधिकार, वह अपने पसंदीदा वकील को रख सकता है। यह 3 अधिकार गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का वर्णन करते हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टडी विद CSY को, ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और वीडियो में अंत तक बने रहें। निवारक निरोध के बारे में यदि हम बात कर लें तो निवारक निरोध क्या होता है। निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। निवारक निरोध मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जैसे क्रिमिनल है, उसके केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं थाने में, तो उसे पहले ही, जैसे कोई चुनावी माहौल है या कुछ ऐसा बड़ा माहौल हो रहा है कि जिसमें अपराध घट सकते हैं, भीड़ भाड़ का माहौल हो रहा है, तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा बिना कारण बताए हुए। इसे बोलते हैं निवारक निरोध, जिससे कि वो आगे और ज़्यादा केस ऐसे ना करे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में वर्णन किया गया है। हमारे शोषण से विरुद्ध अधिकार के आर्टिकल 23 से 24। 23 में क्या है, तो मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम पर रोक। मानव का किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होगा, और बलाश्रम बच्चों के श्रम पर ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं करेंगे बच्चे। आर्टिकल 24 में है बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं करेंगे। जोखिम भरे जो काम है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं करेंगे। आर्टिकल 24 में कई बार SSC ने पूछा है ऐसे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारी हम बात कर लें तो आर्टिकल 25 से 28 किसका वर्णन करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का यह वर्णन करते हैं। तो आर्टिकल 25 में क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ऐसा नहीं क्या, जैसे मैं हिंदू हूँ, हिंदू जन्म से हूँ, लेकिन मैं मानना चाहूँ कि मुस्लिम हो जाऊँ तो मैं मान सकता हूँ मुस्लिम, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, वह अपने अनुसार धार्मिक कार्य कर सकता है, रामायण, भागवत, कुरान, गीता कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 27 में राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय की उन्नति है पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। आर्टिकल 27 का मतलब यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर मतलब टैक्स देने को बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय की उन्नति और पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई। जैसे कोई मंदिर है, उसमें आप निरंतर खर्च कर रहे हैं उसको उन्नति के लिए, और उसमें आप ज़्यादा खर्च कर दिया तो ऐसा लगने लगा सरकार को आप पे बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन आप मंदिर में खर्च कर रहे हैं तो आपसे इसके तहत टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 की यदि हम बात कर लें तो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य विधि मतलब कोई सरकारी स्कूल है, राज्य सरकार उसका पैसा दे रही है, तो उसमें
कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जैसे कि हिंदू धर्म के बारे में या मुस्लिम धर्म के बारे में, एक विशेष धर्म के बारे में वहाँ शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। स्टडी विद CSY चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 से 30 आर्टिकल, 29 और 30 आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल हमारे किससे संबंधित हैं? तो ये हैं हमारे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी आर्टिकल। बात कर लेते हैं आर्टिकल 29 में क्या है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहाँ है? तो आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण। वर्तमान में 6 समुदायों को, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख और बौद्ध और जैन, यह 6 संप्रदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है भारत में। आर्टिकल 30 में क्या है? तो आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, तो वह अपने अनुसार मदरसा संस्थान स्थापित कर सकता है। हिंदू वर्ग है, वह अपने अनुसार स्थापित कर सकता है जिसमें वह अपनी शिक्षा दे सके धर्म की। तो अपने अनुसार, धर्म के अनुसार आप शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। कई बार पूछा गया है, IMP क्वेश्चन है यह। क्या है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 को कहा है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयां उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है, तो आप संविधान में इसका आवेदन डाल सकते हैं, आप याचिका लगा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। इसकी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। किस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। यह 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा, यह 5 प्रकार की रिट होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया। बंदी मतलब गिरफ्तार, उसे अवैध रूप से बंदी गिरफ्तार किया गया है, तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। परमादेश क्या होता है? तो परमादेश यह होता है कि परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। मतलब कोई बड़ी पोस्ट पर है, जैसे कोई SI है, वह SI अपने हिसाब से जो उसे काम करना चाहिए वह नहीं कर रहा है और गलत तरीके से काम कर रहा है, तो परमादेश जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद प्रतिषेध लेख, यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों वह अर्ध न्यायिक न्यायालीकरणों को जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो हमारे नीचे कोर्ट हैं, जैसे उच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर सही न्याय नहीं किया जा रहा है, तो वह एक रिट जारी करेगा प्रतिषेध लेख। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। जैसे उत्प्रेषण का मतलब यह होता है, जैसे कोई नीचे का न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय से नीचे, उसे ऐसा लग रहा है कि इस केस को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इस केस को हम टेकल नहीं कर पा रहे हैं, तो वह सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। अधिकार प्रक्षा लेख, जब कोई व्यक्ति ऐसा पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। अधिकार प्रक्षा लेख मतलब यह होता है, जैसे मेरी जॉब पुलिस में है, मैं पुलिस में हूँ, किसी भी स्टेट पुलिस में हूँ, और मैं कार्य कर रहा हूँ SI की भांति, मैं स्टाल लगा के घूम रहा हूँ, SI की पूरी शक्तियाँ मुझ में निहित हो गई हैं, मैं SI की भांति व्यवहार करने लगा हूँ। तो सर्वोच्च न्यायालय को यदि जानकारी मिलती है तो वह अधिकार प्रक्षा लेख जारी करता है और पूछता है मुझसे कि तुम इस प्रकार कैसे कार्य कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम SI हो कि नहीं हो, पूरी जानकारी ले सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और स्टडी विद CSY के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। जय हिंद।